इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ जफर इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जफर साहब, क्या ये हार मानने का समय आ गया है आपके लिए? 107 पर हैं आप और 183 पर है टीएमसी। देखिए, आप अभी अजय भाई जो कह रहे थे, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं कि अभी 3 राउंड का जो है काउंटिंग हुआ है, सिर्फ 30 राउंड की काउंटिंग होनी है। 10% पे क्या आपको किसी चीज का भी रुझान सही मिल सकता है? क्या ट्रेंड सही पता चल सकता है? जबकि 90% अभी वेरिएबल बचा हुआ है, तो जाहिर है नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से काउंटिंग हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस है आज का, प्रोटोकॉल की वजह से। हमें 3 बजे से पहले कुछ भी क्लैरिटी जो है, क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा, इसलिए कि क्लियर ट्रेंड के लिए कम से कम 60% काउंटिंग होनी जरूरी है एक ट्रेंड के लिए, और अभी सिर्फ 10% काउंटिंग हुई है। और साथ साथ अभी मुझे लगता है कि ईवीएम के अभी शुरुआत हुई है, ईवीएम पे थोड़ा और अभी वेट करिए, रुझान आएगा। लेकिन इस वक्त के रुझान को मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। दिल्ली चुनाव के समय अर्ली ट्रेंड्स में भारतीय जनता पार्टी लीड बना रही थी और आप सब लोग मान रहे थे कि यही ट्रेंड है जो कि नतीजों में तब्दील होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव बदलता है, नेताओं की जबान भी बदलती है, ऐसा क्यों होता है साहब? नहीं, बिल्कुल मैं बदल नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी मैं दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा था, आपने बीच में सवाल किया कि हम जब जैसे जैसे दिन ढलेगा, काउंटिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है ऊपर जाएगा और नीचे जो है ध्वस्त हो गए कौन? तृणमूल कांग्रेस। ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि लेकिन इसके लिए, उस रुझान के लिए आपको, जो आप भी उस कन्विक्शन को, जो कन्विक्शन मेरा है, उस कन्विक्शन को आप भी बिलीव करें। जाहिर है वो आंकड़े देख के ही करेंगे। आज इस वक्त अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि अभी आंकड़े तो कुछ और दिखा रहे, जाहिर आंकड़े दिखा रहे, इसलिए मैं उसी को रैशनल को दे रहा हूं कि 10% अभी सिर्फ। अब जफर साहब देखिए, आपने चूंकि आंकड़ों वाली बात की है तो इस पर हम लॉजिकल बात कर सकते हैं कि 10% अगर केवल वोट गिना गया तो उस पर क्या बात करना। अभी शाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है आपका शाकिर अली साहब। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि 10% वोट गिना गया है, भले ही आपको कितनी बढ़त दिखाई दे गई हो, 90% वोट गिनना बाकी है। नहीं, जब ये स्टार्टिंग रुझान था और जब ये बैलेट काउंटिंग हो रहा था, तो उस वक्त करीब करीब टीएमसी और बीजेपी साथ साथ चल रहे थे। 2 या 3 सीट का टीएमसी ने बढ़त लेके रखा था। तब तो इनका कहना था कि बहुत क्लोज फाइट होगा, बहुत क्लोज फाइट होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू से हम लोग कह रहे थे कि बंगाल में टीएमसी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा सीटों से अपनी सरकार बनाएगी, शुरू से मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी ये 10% कह रहे हैं। जैसे जैसे परसेंट वोट का काउंटिंग का बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है इनकी सीटों की संख्या डबल डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उस बात को। तो अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कृष्णागंज में बीजेपी टीएमसी के बीच टक्कर है, लेकिन आप वोट देखिए, टक्कर का मतलब यह हो गया कि एक एक वोट बराबर है। 459 वोट बीजेपी को मिले हैं, तो 4059 वोट ही टीएमसी को मिले हैं। लेकिन ये बात तो बस उनकी सही मालूम पड़ती है अभी तक जफर इस्लाम साहब कि ईवीएम मशीनें खुली तो उसके बाद ज्यादातर सीटों पर आपसे लगभग 80 सीट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इतनी सीटों पर इन्हीं को क्यों बढ़त दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, पॉकेट होता है, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग जो कैंडिडेट है उनकी जो है वो लोकप्रियता होती है। इसलिए मैं तो सारा इन्हीं का पॉकेट वाला ईवीएम क्यों खुला है पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने सारे चैनलों को हार्ट अटैक देने का मन बना लिया है क्या? या चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार टीएमसी के सारे पॉकेट पहले रखो, बाद में बदल देंगे तस्वीर? ऐसा नहीं अजय भाई, आपने ही अभी अर्ज किया था कि दिल्ली में क्या हुआ था जी, और उसके बाद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं के लिए आज 3 बजे तक इंतजार करूंगा, इसलिए कि बहुत सारे फेर बदल आप देखेंगे और आपके चैनल पे 1 घंटे में अभी तक हूं और 1 घंटे में आपको ही देखेगा कि कई जो है जो रुझान चेंज होते हुए देखेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि हम आज 5 जगह के इलेक्शन है, तो इस बात को अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, वायनाड में, केरला में वायनाड के एमपी जो है, उन्होंने इतना सेफ पैसेज लिया था कि वहां तो हम जीतेंगे, इसलिए कि
टर्न एवरी टाइम जो है 5 साल बाद में एक यूडीएफ आते हैं या एलडीएफ, इस बार यूडीएफ का नंबर था आने का। लेकिन आप जिस तरह से सेफ पैसेज लिया, फिर भी देखिए वो उनकी जो लोकप्रियता क्या है उसमें नहीं। तो आपने अब केरल का जिक्र किया, तो चलिए केरल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी बढ़त सिर्फ 2 सीटों पर है, को जो उन्होंने छिपा के आपकी बढ़त 2 या 3 सीट पर है। आप ये बताइए कि केरल में इतनी मेहनत करने के बाद, सबरीमला जैसा जबरदस्त मुद्दा होने के बाद, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन देने के बाद, आप लव जिहाद का पूरा मुद्दा, योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां, अमित शाह जी की रैलियां, प्रधानमंत्री जी की रैलियां, 3 सीट पर बढ़त केरल में, फिर आपका क्या हुआ? देखिए अजय भाई, हम शुरू से कह रहे थे केरल और जो केरला और तमिलनाडु में जी हम एक अच्छी छाप छोड़कर जाएंगे। हम पहले जैसे 3 सीट पे थे हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, इस बार देखिए हमने उस वक्त छाप छोड़ी थी, इस वक्त जो है हम सरकार बनाएंगे। उसी तरह से हम केरल में इस बार छाप छोड़ेंगे, अगली बार सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है वहां इररिलेवेंट होती जाएगी और बीजेपी जो है रेलेवेंट पार्टी रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। जबीर भाई, केरल में संघ परिवार ने तकरीबन 40 साल मेहनत की है और जितने कार्यकर्ता केरल में संघ परिवार के क्षतिग्रस्त हुए हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उतना ही बंगाल में भी था। इसके बावजूद आप वहां पर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। भले आप राहुल गांधी को तमाम तरह की बातें कहें, लेकिन खुद आपके पार्टी का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त नहीं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि फल खाने के लिए पेड़ को बड़ा होना पड़ता है और अभी पेड़ बड़ा हो गया है। अभी जो छाया देना शुरू करेगा तो आप देखिए अगली बार वहां की जनता को जो छाया चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा का, वो अगली बार मिलेगा। इस बार मेवा खाने दीजिए लेफ्ट को। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार भी अगर त्रिपुरा में उखाड़ के फेंक दिया था, अगली बार अगर भगवान का समर्थन रहा तो अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे केरल पर 5 साल बाद। लेकिन इस बीच वापस जरा कोलकाता पर आए और बंगाल पर आए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या लगता है, हमारे साथ जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, शाकिर अली साहब, आपको क्यों लगता है कि आपकी अपील बलहार रही? क्यों आपको लगता है कि ममता बनर्जी लोगों तक कनेक्ट कर पाई? अभी तक जो रुझान आ रहे उसके आधार पर यह सवाल पूछ रहा हूं। हो सकता है शाम होते होते इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखूं। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल की जनता से सीधी जुड़ी रही है और ये सिर्फ इनका ये बात नहीं, इनका जीवन का जो भी संघर्ष रहा है बंगाल के पॉलिटिकल फील्ड पर, तो आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी एक अकेली ऐसी चेहरा है जो यहाँ पर 34 साल के सीपीएम के गवर्नमेंट को उन्होंने उखाड़ के अकेले यहाँ पर सरकार बनाई थी और उसके साथ साथ धीरे धीरे और टीएमसी जो है अपने आप को इंप्रूवमेंट किया और 2016 में 211 सीट पाई थी। और इस बार का जो चुनाव आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ओवर कॉन्फिडेंट का जो बात आ जाता है, वो 2019 का चुनाव में जब इन्होंने 18 सीट बंगाल में पाया तो ये बहुत काफी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। लेकिन वो ये मैदानी शकल नहीं कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होना तो बड़ा जरूरी है ना। 5 साल पहले जो पार्टी 3 सीट जीतती है, अगर वो पार्टी 100 सीट के ऊपर पहुंच जाती है, उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना तो बड़ा लाजमी है साहब। आपका वोट शेयर अगर लोकसभा चुनाव में गिरा तो ये आपका दुर्भाग्य था। लाजमी है, लेकिन 2020 के तरह जिस तरह से दिल्ली में चुनाव में केजरीवाल की जीत हुई और बीजेपी को हार हुई, इस तरह की उम्मीद का भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आपको इस तरह का रिजल्ट। तो क्या ये कॉन्फिडेंस आपको नंदीग्राम में दिखेगा, जहां ममता बनर्जी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी से ट्रेल कर रही हैं? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं ममता बनर्जी नंदीग्राम जीतेंगी ही जीतेंगी? 100%, 1000% मैं कह रहा हूं और प्रथम दिन से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम जीतेंगी। जी जफर भाई प्लीज। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा हटके अपनी बात से पहले की बात से हटके कह रहा हूं मैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शुरुआती रुझान है और हमारे जो शुरुआती रुझान जो है और या उस पर हम कोई हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो जो है उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हर सीट पर हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे जो बूथ पे काम करने वालों का जो फीडबैक है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो
जितने वोट हमें लगता है कि हमारे को तब्दील हुए होंगे, हमारे फेवर में आए होंगे, अगर उसकी थोड़ी सी ठीक से आकलन करें तो कम से कम 31,000 वोट से हम कम से कम 31,000 वोट से नंदीग्राम जीतेंगे। हम इतना आपको कह सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर सीट के बारे में हम डिस्कस करें जहां पर ये 1000% का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 31,000 वोट से, इतना माइन्यूटली हम लोग जो है एनालिसिस किया है हर सीटों का, उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं। और फिर से कह रहा हूं कि हम सरकार बनाएंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूं आपको, मैं आज ये कह सकता हूं कि शायद 200 का आंकड़ा जो है वो मैं नहीं पार कर पाएंगे हमारी पार्टी, ये बात मैं कह सकता हूं। लेकिन 165 आपने आंकड़े का जिक्र कर दिया जफर भाई, तो ये लाजमी बनता है, इससे पहले कि सौरभ अपना सवाल पूछे, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अभी बताइए आपके हिसाब से कितनी सीटें लाएंगे आप? देखिए, मुझे लगता है 156 से 169 के बीच में आना चाहिए। चलिए, आंकड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल है। अगर ये आंकड़ा आ जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार बनेगी। वो सिंपल मेजॉरिटी क्लेम कर रहे हैं कि उनको मिल जाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है, 50 सीट अगर ये अपने आप को नीचे कर रहे हैं जी, और वो रुझान के साथ तो बड़ा क्लाइम डाउन है। लेकिन अगर कुछ बड़े उदाहरणों को अजय जी अगर हम देखें, जैसे कि मटिया बुरूज एक सीट है, सज्जन भी जानते हैं, मुस्लिम बहुल आबादी है, टीएमसी के उम्मीदवार को 56,000 वोट मिल रहा है, और उसी कारण से टीएमसी का कुल जो वोट प्रतिशत है 56 और बीजेपी को मिल रहा है 8,000। इतना अंतर है। हाँ, लेकिन ये आपके एवरेज वोट को भी वो बढ़ा देगा। टीएमसी का जो एवरेज वोट जो आपको 50% या अभी तक दिख रहा है, उसमें आप ये भी देखिए कि टीएमसी जहां से लीड कर रही है वो काफी मार्जिन से लीड कर रही है, और बीजेपी वहां पे बहुत कम है। तो इस कारण से मेरा अभी भी मानना है कि सज्जन, ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए हमारे दर्शकों को जी। अगर टीएमसी जहां से लीड कर रही है वहां बहुत हेवी मार्जिन से लीड कर रही है, तो क्या हम मानेंगे कि लोगों में टीएमसी के प्रति इतना डिसएंचेंटमेंट था? क्या एंटी इनकम्बेंसी उतना था जितना हम आंक रहे थे? क्योंकि अगर वोट मार्जिन बहुत जबरदस्त है तब तो इसका मतलब लगता है कि जिन जिन जगहों पर टीएमसी की पकड़ है वो बड़ी जबरदस्त पकड़ है, वहां बीजेपी नहीं सेंध मार पाई। नहीं, देखिए, ये जो 60 से 65 सीट है, लगभग 70 के करीब आप मान लें, ये वो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो अक्रॉस द बोर्ड था, लेकिन ये जरूर जान लें कि वोट जो है एंटी इनकम्बेंसी में आपकी आइडेंटिटी, आपकी कम्युनिटी, सबकी पहचान से और भी फैक्टर से होता है। तो वहां पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी ये थी कि अगर बीजेपी आ जाती है तो सीए जैसे मुद्दे या बाकी जैसे मुद्दे से, तो इस कारण से कंसोलिडेशन जो है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं सज्जन, क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल सौरभ ने सामने रखा था 54,000 बनाम 8,000, ये सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं हो सकता। नहीं, मेटिया बुर्ज में है। नहीं, मेटिया बुर्ज में ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां पर 70-80% आबादी तो नहीं हो सकती मुसलमानों की। लगभग 70 के करीब। मैं इसमें इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि खिदिरपुर और या फिर मेटिया बुर्ज जाएंगे तो वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो वहां पर यहां तक क्या है कि 80% भी आपको वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग मिलेंगे। लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत इसलिए हूं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 30% है, उसके बाद भी अगर टीएमसी को ज्यादा सीटें मिल रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह रही कि टीएमसी एक नैरेटिव सेट करने में बहुत वो सफल रही है। बाहरी और यहां का कौन है, वहां पर हर जगह पोस्टर है, मतलब बांग्लार में के चाय, बांग्लार मानुष बांग्लार में के चाय, ये बहुत बड़ी बात थी। और लोगों को सामने एक प्रोजेक्ट ये हुआ है कि बीजेपी जो एक पार्टी है उसका जो मूल है वो बंगाल नहीं है, लेकिन जो टीएमसी है उसका मूल बंगाल है, और इसको कहीं ना कहीं उसको पहुंचाने में बहुत इफेक्टिव रहे हैं। इसके लिए श्रेय देना चाहिए टीएमसी को, और उसका फायदा ये मिला जो आप जिक्र कर रहे थे, कैसे इतना मिला है, तो उसमें वो शिफ्ट हुआ है। देखिए, ये बड़ी क्लियर होती जा रही है बात कि वो सारे सीट्स जहां पर मुस्लिम वोट काफी डोमिनेंट है वहां पर बीजेपी को माफ कीजिएगा टीएमसी को अच्छी खासी बढ़ाते हैं। लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 के मार्जिन से ज्यादा पर अभी टीएमसी जो है वो लीड कर रही है, और ये मार्जिन ठीक ठाक होता है। खैर, अभी जफर इस्लाम कह रहे हैं कि अभी 10-12% ही वोट गिना गया है और आगे जाकर की स्थिति बदल सकती है। लेकिन अगर कोशिश बीजेपी की मुस्लिम तुष्टीकरण को मुद्दा बनाने की थी तो उसका एक उल्टा इफेक्ट ये तो दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ हुआ, चाहे वहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारे गए हो कुछ सीटों पर या फिर आईएसएफ हो, उनका कोई असर या कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है। कई बार ये बातें होती हैं कि हम क्यों हिंदू मुसलमान वोटर के नाम पर बात करते हैं, लेकिन जब कैंपेन में ये बातें इसी तरीके से उठाई जाएंगी तो वो वोटर भी फिर उस हिसाब से सोचकर वोट देता है, और वो दिखाई दे रहा है। शाकिर अली जी। हेलो जी। हेलो, हाँ, फिर से एक बार सवाल रिपीट करेंगे। हमें यह दिखाई दे रहा है कि जितने भी सीटों पर
मुस्लिम वोट डोमिनेंट है, अच्छा खासा है, वहां पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपका मार्जिन ऐसी सीटों पर 10,000 से ज्यादा है। तो बीजेपी का जो आरोप आप पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाने का था कैंपेन में, तो वो लगता है कम से कम आपके फेवर में इतना गया कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ है। देखिए, ये जो सवाल आपने किया हमारे समझ से बाहर है। कि देखिए 180 के सीट के करीब अभी टीएमसी बढ़त आगे बनाए हुई है। आप 60 सीट पर बता रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट जो है फैक्टर है, तो हम तो उससे 3 गुना है, 180 के करीब है। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जहां पर मेजोरिटी 70% जो है वहां पर भी हम लोग करीब उससे डबल ज्यादा सीट लेके हम लोग जो है आगे की तरफ रुझान। शाकिर अली साहब, ये सवाल इसीलिए है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन उसके और बारीक जाएंगे तो ये पाएंगे कि बाकी सीटों पर मार्जिन बहुत कम है, 1000-2000 का मार्जिन है। मैंने इसीलिए कहा कि इन 60 सीटों पर जहां मुस्लिम वोट डोमिनेंट है, यहां आपका मार्जिन बहुत है। ये 60 सीटें मैंने इसीलिए अलग से बताई आपको, बाकी जगह मार्जिन नहीं है इतना। मैं मानता हूं इस बात को कि मार्जिन वहां पर ज्यादा है, क्योंकि देखिए इस वोट को सेंध लगाने के लिए पार्ट 1 के तौर पर अवैसी जी आने वाले थे। लेकिन जब पार्ट 1 फेल हुआ, जब समझ में आया भारतीय जनता पार्टी को कि अवैसी जी वहां फिट बंगाल में नहीं होंगे, तो उन्होंने सिद्दीकी कार्ड खेला। और सिद्दीकी कार्ड खेलने के बाद में वो भी जब समझ में नहीं रहा कि सक्सेस नहीं होने जा रहे हैं, तो फिर वो अवैसी को मुर्शिदाबाद और मालदा में उतारे 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए। तो वो बड़ी भारतीय जनता पार्टी बड़ी असमंजस में थी कि ये माइनॉरिटी वोट को सेंध लगाने के लिए क्या क्या। शाकिर अली साहब, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना, इस पूरे चुनाव का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया। अगर ऐसा नहीं होता तो चंडी पाठ करती, ममता बनर्जी हर चुनावी सभा में नहीं दिखाई देती, वो इस बात को नहीं बताती कि वो किस कोटि के ब्राह्मण हैं, उनका गोत्र क्या है, वो कभी नहीं बताती, आज तक उन्होंने नहीं बताया था। जाहिर सी बात है, इस बात का डर तो तृणमूल कांग्रेस को बड़े पैमाने पर था कि ये चुनाव फिसल रहा है हाथ से। देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो देखिए जब सामने वाले जिस अंदाज से खेलेंगे उससे हमको बेहतर खेलने की हमेशा चेष्टा रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जहां भी चुनाव लड़ा है विभाजन करके। नहीं, देखिए शाकिर अली साहब, आप सवाल को घुमाइए मत, प्लीज सवाल को घुमाइए मत। इस बात को मानिए कि हिंदू कार्ड को खेलने में तृणमूल कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर राहुल गांधी ने अपना जनेऊ दिखाया था तो ममता बनर्जी ने अपना गोत्र सामने रखा। जितना मैं उनको समझता हूं, जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। पाठ हर पूजा पिंडालों में 10-11 साल से करते आ रहे हैं। हमने बराबर मीडिया के जितने भी डिबेट हुए चुनाव के टाइम में हमने उनका उदाहरण दिया है कि काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा कहां पर वो जाती थी पिंडाल उद्घाटन करने। ये कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए, वामपंथ दलों की सरकार में भी पूजा पंडालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाती थी, क्लब्स को मदद दी जाती थी। तृणमूल कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया। लेकिन हां, जो नया हुआ वो 2017 में हुआ, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने सवाल उठाए कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध हो और तजिया बाहर निकले। यह पहली बार हुआ था बंगाल में साहब, और यह आपकी सरकार के समय हुआ। ये 2017 की बात नहीं है, ये 2013 की बात है। सुनिए 2013 की बात है, 17 की बात नहीं है। और अगर 2013 में ये हाईकोर्ट की बात आई थी उस टाइम में क्या देखिए, 2 त्योहार एक साथ हो गया था, 2 त्योहार एक साथ हो गया तो इस चीज के लिए कि दोनों का रास्ता निकालने के लिए कि आप भी त्योहार मनाओ, आप भी त्योहार मनाओ। लेकिन एक पार्टी जो है हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर ली। शाकिर अली साहब, जरा ये बताइए, पूरे बंगाल में, मैं बंगाल को बड़े करीब से जानता हूं, जितनी दुर्गा पूजा में मुसलमान हिस्सा लेते हैं उतने ही हिंदू भी लेते हैं। लेकिन आज तक बंगाल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विसर्जन को 24 घंटे से ज्यादा तक के लिए रोक दिया जाए। यह कभी नहीं हुआ था। यह हुआ है आपकी पार्टी के राज्य में। ऐसा पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल नहीं सके ना उस समय। नहीं, अरे सुनिए, उसके बाद 16 में हम लोग के 211 सीटों पर हम लोग ने चुनाव जीता। आप देखिए साहब, आप चुनाव जीतने को लेकर इस बात से मत कीजिए। आपने हिंदू तुष्टीकरण, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण को बैलेंस करने के लिए अपना हिंदू चेहरा सामने रखा। मानिए इस बात को कि हिंदू वोटर को अपनाने के लिए आपने इस पूरे प्लेटफॉर्म पे खेला, और यह प्लेटफॉर्म बीजेपी ने सेट किया।
नहीं नहीं, इस प्लेटफॉर्म से भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता हो गई कि ये तो कार्ड हमारा था, ये ममता बनर्जी ये कार्ड कैसे खेल रही है। लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि बंगाल के दुर्गा पूजा से सेंटीमेंट का खेलने का काम दिलीप घोष जी ने कहा था कि कहां से दुर्गा, दुर्गा कौन है? दुर्गा का तो कोई अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व है, ये दिलीप घोष ने कहा था। चलिए मैं आप ही के पार्टी के नेताओं की बात बता देता हूं। अभी आपने दिलीप घोष की बात की। दिलीप घोष ने रामनवमी के दिन पूरी एक जत्था निकाला था, रैली निकाली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग निकले थे बाहर। रामनवमी बड़े पैमाने पर कभी बंगाल में नहीं मनाया गया, लेकिन मनाया गया। और उस वक्त किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग तेल मिला रहे थे, आपको याद है या भूल गए आप? नहीं, रामनवमी हम लोग भी बनाए थे, हनुमान जयंती हम लोग भी रैली निकाले थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे अच्छा चलिए जफर भाई जरा बताइए शाकिर अली साहब को, रामनवमी कब मनाई गई बड़े पैमाने पर बंगाल में? सुनिए, रामनवमी का मिছিল में हम भी थे। देखिए शाकिर जी, ये भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त बहुत छोटी है, बात से ये लगने लगा ये पुरानी बात भूल के बैठे हैं जो इस बार हुआ है, बस उसी को देख। हनुमान जयंती तृणमूल कांग्रेस क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाई जरा सुन लीजिए उनको, एक सेकंड जरा सुन लीजिए। पुष्टिकरण की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी। अच्छा आप जरा इनकी बात सुन लीजिए, फिर इनसे ही सवाल करेंगे। बोलिए। शाकिर जी को कुछ उनकी जो याददाश्त में थोड़ी सी कहीं लगता है कि वायरस घुस गया है, इसलिए कि कुछ बातें याद हैं, कुछ बातें भूल गए। जो बातें इनको समझ में आती है, जो इनके फायदे की बात बोलते हैं, चाहे झूठ हो सच हो, उनको बोल देना है यहाँ पर, हकीकत कुछ भी हो। अरे भाई पहली बार हुआ है तो पहली बार हुआ है, यह हमारी पार्टी के लीडर ने किया तो किया है, मानिए। आपने रोका था, ये सब देश जानते हैं, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही उसमें राहत मिली थी। वहां के जो जिनकी आस्था थी जो उसको निकालने में, तो दुर्गा पूजा निकालने में उनको मिला परमिशन कोर्ट के द्वारा। तो देखिए इस तरह की बात मत कीजिए। आज अभी आप थोड़ा सा एक्साइटेड है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं शाकिर भाई कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। मैं बस जफर साहब आपको अपडेट कर रहा हूं, बस अपडेट कर रहा हूं। 80 सीटों का अंतर, 80 सीटों का अंतर है आपके इनमें। बिहार में क्या हुआ जफर साहब? 80 सीटों का अंतर है, 80 सीटें। मैं तो आई एम नॉट ओवरली वरीड, अभी बहुत शुरुआत है। ये लाल झंडा जो पहन के आए है ना, ये लाल रंग का कोई जो है उससे डरना चाहिए, इसलिए कि ये जो है आगे आने जैसे जैसे दिन ढलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जरा रुकिए, मैं 3 बजे से पहले आपको दिखेगा नहीं, बहुत स्लो काउंटिंग हो रही है। और अभी जब आपको धीरे धीरे आपको जो है वो रुझान दिखेगा, और मुझे लगता है कि हम जो आपको बताया 156 कम से कम हमारी सीट आएंगी। और देखिए जफर साहब, ऐसा है, ये हम हर चुनाव में देखते हैं, जो पार्टी पिछड़ रही होती है वो यही कहती है कि थोड़ा इंतजार और कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस लॉजिक का तो मेरे पास जवाब नहीं है। इस वक्त जो दिख रहा है मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। अब अगर अंतर 75-80 सीटों का हो तो कोई भी आदमी ये कहेगा कि भाई ये आपसे काफी आगे चल रहे हैं। आपने कहा कि थोड़ी देर में ये थोड़ी देर में पलट सकता है। सब बात ये हो रही है कि इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए गए, आपने इन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, दुर्गा पूजा का आपने इन पर आरोप लगाया, आपने याद दिलाया कि ये चुनावी हिंदू हैं, आपने ये याद दिलाया कि ये सीए एनआरसी नहीं होने देना चाहते। तो ये सारा हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव आपने इस चुनाव में सेट किया। उसके जवाब में ममता बनर्जी ने चंडी पाठ भी किया और अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण भी बताया। बातें ठीक हैं, लेकिन अभी तो दुनिया यही कहेगी ना कि आपका दांव फेल हो गया, ममता बनर्जी का काउंटर चल गया। देखिए इस वक्त पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा कोई धर्म के आधार पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। हमारा विकास ही मुद्दा है, और जो विकास से वंचित रहा हुआ वेस्ट बंगाल जो है, हमने विकास के इस पे लड़े। और जो तुष्टीकरण एक है, एक पहलू है, उसको हमने प्रदेश की जनता के सामने रखा, और वो तुष्टीकरण की पॉलिसी जो उनकी है वो सामने है। उस कोर्ट से फटकार लगी, और साथ साथ हमने ये भी कहा कि यहाँ की जनता जिस तरह से यूथ को हाथ में नौकरियां देनी चाहिए, हमने नौकरियों के वादा किया है। यहाँ पर बम और जो पिस्टल देते हैं ताकि उनके लिए जो है जो वायलेंस अनलीश करने का काम जो है वो यूथ वहां वेस्ट बंगाल का करे तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो जो जमीनी हकीकत थी उस हमने उजागर किया, लोगों के सामने ले गया, और लोग उससे परेशान थे, इतरे क्या कटमनी वहां पर नहीं है, क्या तोलाबाजी नहीं है, क्या आप वेस्ट बंगाल में रहने वाले
एक आम नागरिक से पूछिए, अगर घर में कुछ काम कराने की जरूरत है तो एक आपको अगर दरवाजा भी चेंज कराना है तो उसके लिए तृणमूल पे जफर भाई लग तो ऐसा इसमें जफर साहब ऐसा है जी ये सारे मुद्दे जो आपने बताया आपकी इलेक्शन की थीम में रहे हैं। अब इसमें दो ही बातें हैं, या तो ये मुद्दे हकीकत नहीं थी और लोग इतने परेशान नहीं थे इनसे, और अगर परेशान थे तब भी उन्होंने इन्हीं के साथ रहना पसंद किया, आपके साथ जाना पसंद नहीं किया। जी अभी भाई साहब अभी थोड़ा वेट तो कीजिए। अभी तो देखिए मैं कहां जा रहा हूं, मुझे तो दिन भर यही रहना है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जीत हमारी होगी, पक्की जीत होगी। लेकिन इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई है, मैं इसको रखना चाह रहा हूं, माफी चाहूंगा जफर साहब। शीतलकुची से बीजेपी आगे जा रही है, यहां पर पहले टीएमसी आगे थी, शीतलकुची कोई भूल नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बना था और वहां पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे मुद्दे को उठाया था, आखिरी 2 फेज लग रहे थे कि शायद हो सकता है कि इसकी वजह से टीएमसी की ओर रुख कर जाए पूरा का पूरा। लेकिन आपको लगता है कि आप लोग शीतलकुची हो या फिर जिस तरह से केंद्रीय जो वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे थे, इसको लेकर आप पर जो अटैक हुए थे, आप लोगों को समझाने में कामयाब रहे? क्योंकि वहां पर आपको हमेशा से बाहर ही बताया गया और कहीं ना कहीं लगता है कि टीएमसी इस मामले में काफी कामयाब रही है बताने में कि आप लोग बाहर से। देखिए नहीं, अगर वो देश के नागरिक को बाहरी कहते हैं तो मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा होनहार है और इस बात को अच्छे से समझती थी कि बाहरी कोई नहीं, सब देश के नागरिक है। और जिस तरह से वो कलर देना चाहती थी उसमें जरूर विफल हुई हैं। इसलिए कि आप देखिए अगर ऐसा होता जो 3 सीटें हमारी थी वही 3 सीटें रह जाती ना हमारे। आप जो जिस तरह का रुझान दिख रहा है उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि हम 3 से जो अभी 100 के 105 आप दिखा रहे हैं आपके किसी चैनल में। जफर भाई इसमें बहुत बड़ी भूमिका उन राजनीतिक दलों की है जो एक जमाने में बड़े अच्छे हुआ करते थे, जिनकी पैठ हुआ करती थी, आज गायब है, कांग्रेस और वामपंथी दल। इसलिए सारा श्रेय आपका है, ऐसा नहीं है। उसका वोट बैंक आपको ट्रांसफर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और ये 2019 से दिख रहा है। अभी हम तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे थे, मैं आपके कुछ नेताओं का बयान पढ़कर बताता हूं और फिर बताइए कि आपने ये पूरा सेट किया कि नहीं एजेंडा। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चढ़ है, हम जब आएंगे तो जय श्री राम का नारा ही गूंजेगा बंगाल में। आपने कहा टीएमसी के गुंडे हैं, चारों तरफ से यहां पे सिर्फ गुंडागर्दी होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा ममता बनर्जी नहीं होने देती हैं, हम आएंगे तो यहां दुर्गा पूजा करने देंगे। आपने कहा कि हम यहां पर आरक्षण लगाएंगे, लोगों को आरक्षण की सुविधाएं देंगे। आपने कहा कि यह कृष्ण और राम की धरती है, बंगाल को हम पूरी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। आपके नेताओं के भाषण में धर्म और धर्म, इसके अलावा बहुत कुछ कम विकास की बातें होती थी। आप तो धर्म की राजनीति कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, देखिए हमारा मैनिफेस्टो पढ़ गया, उसमें आपको साफ लगा। मैं मैनिफेस्टो नहीं, मैं भाषण की बात कर रहा हूं। ये बताइए कितना वोटर मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देता है? अजय भाई, जफर भाई प्लीज, अब हम लोग अपने इतना तो एक दूसरे को ना बेवकूफ समझे। मैनिफेस्टो पढ़कर आजकल कितना वोटर वोट देता है? आपकी बात पे आ रहा हूं जी हाँ प्लीज। मैं आपको 1000 ऐसे स्टेटमेंट दिखाऊंगा जहां हमने मैनिफेस्टो से इंपॉर्टेंट चीजें जो है निकाल के लोगों के सामने रखा है। 1000 अपने लीडर को दिखाऊंगे जो उन्होंने बात की है, फिर आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने कहा कि आपने धर्म आधारित राजनीति नहीं की, इसलिए मुझे लगा कि ये जरा परिप्रेक्ष्य में रख दिया जाए कि धर्म आधारित राजनीति करने की बीज आपने की है बंगाल में, ये हुआ है, इसमें कोई मान लीजिए ठीक है हमने किया है। नहीं, जिस चीज का आपने जिक्र किया जी, वो तो हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है कि भाई अगर वहां पर गुंडागर्दी हो रही है तो हम वहां नौकरियां देंगे, हम वहां विकास नहीं हो रहा तो हम विकास करेंगे। आपने ये भी कहा ना कि हम यहाँ दुर्गा पूजा होने देंगे, हम यहाँ पर गौ हत्या नहीं होने देंगे, हम गौ तस्करी नहीं होने देंगे, हमने यूपी में रोक दिया, हम यहाँ पर भी रोक देंगे, यहाँ पर बाहरियों को हम नहीं घुसने देंगे। बाहरी का मतलब मुसलमान था, ये तो बातें आपने कही। बाहरी का मतलब मुसलमान नहीं था, ये आपका आकलन है। बाहरी का मसला जो है जो हमारे रिसोर्सेज को, जो इस देश का नागरिक नहीं है लेकिन हमारे रिसोर्सेज में कहीं जो है वो नागरिकों के लिए, ना के जो घुसपैठिया के जफर भाई, तो उसमें क्या गलत है? जफर भाई 7 साल हो गए, 7 साल हो गए आपकी पार्टी को सरकार में आए, अभी तक एक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान में गैर हिंदुस्तानी कितने लोग रह रहे हैं। 7 साल, देखिए कितना वक्त लगना चाहिए ये पता लगाने में कि गैर हिंदुस्तानी कितने हिंदुस्तान में, और बंगाल में कितने लोग हैं जो बांग्लादेशी मुल्क के हैं जो हिंदुस्तानी नहीं है? कितना वक्त लगना चाहिए आपको? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एनआरसी और सीए प्रोसेस इसीलिए है कि शाकिर साहब जो है अभी पानी पी रहे हैं, देखिए अभी से पानी पीने लगे, रोजा रखा नहीं है, 190 होने वाले हैं। मैं तो कम से कम रोजा रख के बात कर रहा हूँ, भाजपा का मुसलमान हूँ, रोजा रख के बात कर रहा हूँ भाई।
रोजा रखता हूँ, भाजपा का मुसलमान हूँ। ये देखिए आप टीएमसी के मुसलमान पब्लिकली पानी पी रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है रोजा रमजान के दिन। अब देखिए ये व्यक्तिगत चॉइस है, व्यक्तिगत चॉइस है। जफर भाई ये व्यक्तिगत चॉइस, गलत बात है, गलत बात। हम नाटक नहीं करते, हम तो खुल के बोलते हैं भाई। जो बात है आस्था में जो बिलीव करना कोई बात थोड़ी है, प्राइवेट अफेयर है। मैं अगर मुस्लिम हूं तो मुझे कोई डर थोड़ी है कि मैं भाजपा में तो बोलना कि आपको रोजा रखता हूं। मेरी पार्टी इसका सम्मान नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये पानी पी रहे हैं, रोजा है, पानी पी रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ये मेरे ख्याल से गलत कमेंट है आपका। वो इतना पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, और वो भी रिलीजियस मैटर्स पर। ये मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं, और देखिए क्या कर रहे हैं। शाकिर साहब इसका जवाब दे दे, बेहतर वही रहेगा। हालांकि इस मुद्दे पे हमें चर्चा आगे बढ़ानी नहीं है। आप कहाँ हैं? जफर भाई को जवाब देने का मौका देना चाहिए। जफर भाई, इस मुद्दे पर हमें चर्चा आगे बढ़ानी नहीं है, विनम्र आग्रह है हमारा। लेकिन आपने शाकिर भाई के बारे में बात की है, तो शाकिर भाई आपको इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम वापस चुनाव पर आएंगे। शाकिर भाई प्लीज। देखिए, बहुत अफसोस लगा, दुख लगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर वो नहीं समझ पाए। देखिए, हमारी ये बृहस्पतिवार को, मतलब आज से 3 दिन पहले हमारी माँ गुजर गई, अचानक हार्ट अटैक करके माँ गुजर गई, और 6 महीना पहले हमारे पिताजी गुजर गए। मैं आज 3 दिन से सोया नहीं हूं, पूरे रात भर 1 मिनट के लिए सोया नहीं हूं, और मैं लगातार सुबह से ये डिबेट पर बैठा हूं चैनल पर। और अरे आप नहीं बैठे, घर में चहलम भी हो रही है, शोक का समय है, चहलम भी हो रही है, टीवी पे बैठने का समय नहीं था आपके लिए। आप छोड़ सकते हैं। जफर भाई प्लीज विनम्र आग्रह है, इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ दिए। जफर साहब आगे बढ़ते हैं, और आपके परिवार में माँ की ममता, शाकिर साहब, जफर साहब, शाकिर साहब, मैं चुनाव पर वापस लौट रहा हूँ। बीजेपी 100, अब तो सवाल ये रह गया, क्या बीजेपी 100 सीट के नीचे जाएगी? आप कह रहे थे 160, क्या बीजेपी 100 सीट के नीचे रह जाएगी? अब तो सवाल ये है। अरे साहब, मैंने कहा, ऐसा कहा कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं आपके इन सवालों से, और जरा सा भी चिंतित भी नहीं हूं। देखिए, इलेक्शन लड़ा है हम लोगों ने, जमीन पे लड़ा है। कोई कांग्रेस पार्टी के जब वायनाड एमपी की तरह नहीं कि जाके स्टूडेंट्स के सामने जो है वहां पर बैठ के जो डंडबाजी कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहने हुए। इस तरह की नहीं, हम जो जमीन पे लड़े हैं, हम जमीन की हकीकत जानते हैं। हमें कोई चिंता नहीं हो रही है, और ना विचलित हो रहे कि 101 हो गया, 105 हो गया, 114। अभी जब आपसे बात कर रहे थे 10 मिनट पहले 114 था, और उसके बाद 101 हो गया, अभी 100 हो गया, फिर आप भी बताया 101 हो गया। ये थोड़ा देर आप उनके 12 बजे से आपको अभी कितना बज रहा है? 11:30, पूरे 12:30 1 बजे से ये रुझान थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा, और 2:30-3 बजे तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगा रुझान। अच्छा, लेकिन अच्छा ये रहेगा तो अच्छा जफर भाई ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 20 सभाओं को संबोधित किया, अमित शाह जी ने तकरीबन 42 से 45 सभाओं और रोड शो को संबोधित किया। इसमें तो मानना पड़ेगा नहीं, आपने बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल की। अब ये बताइए कि इतना रिसोर्स, इतनी ताकत आपने झोंकी, और अगर खुदा ना खास्ता एक हाइपोथेटिकल सवाल है, खुदा ना खास्ता नतीजे आपके अनुकूल नहीं आते हैं, तो फिर आप इसे किस तरीके से लेंगे? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं, बड़ी संजीदगी से जवाब दूंगा। आपने कहा, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूं, मानता हूं, और कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूं कि हमारी पार्टी की जो फिलॉसफी है, इलेक्शन में चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और पार्टी का चाहे छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, या पार्टी का कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई पद पे भी हो, सब कार्यकर्ता हम सबको जिसकी जैसी भूमिका होती है सबका पूरा इस्तेमाल करते हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं बिल्कुल संजीदगी से बोल रहा हूं। अगर वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, आदरणीय गृह मंत्री जी की लोकप्रियता है, आदरणीय पार्टी प्रेसिडेंट की लोकप्रियता है, तो हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि वो पार्टी के नेता, पार्टी के पद पर जो बैठे हैं वो बाद में, पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। ये फर्क है हमारी पार्टी में। अब जरा 1 सेकंड के लिए मैं असम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वहां पर आप पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से भी बेहतर कर रहे हैं। 86 सीटों पर आपकी पार्टी आगे चल रही है, और कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर यहां आगे चल रही है। असम में जिस तरह की मेहनत की गई, अमित शाह जी वहां पर और खास करके जेपी नड्डा जी लगातार करते रहे, प्रधानमंत्री जी ने भी वहां कई सभाओं को संबोधित किया, लेकिन एक नाम है जो असम में बहुत चर्चा बटोर रहा है, और वो है हेमंत विश्व शर्मा। क्या मैं ये मानूं कि अगला मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा होगा? देखिए अजय भाई, आप अगर
पार्टी को ट्रैक करते हैं तो आपको ही पता है कि हमारे यहाँ एक जो डिसीजन वो जानता हूं कि वो तो ऑफिशियल पार्टी लाइन है, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन मेहनत के आधार पर मैं एक व्यक्तिगत राजनीतिज्ञ से बात कर रहा हूं, आपको जवाब मिलेगा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो जो है जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करती है इस बारे में कौन क्या बनेगा, लेकिन इस बात को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता जो मैं कह रहा हूं कि वो एक बहुत मेहनती, रिसोर्सफुल और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने की भूमिका उन्होंने जो है इस बार दी है, और उनमें जो क्षमता है वो क्षमता जो है वो साफ दिखती है हमारी लीडरशिप को भी, वहां के लोगों को भी, और वहां की जनता को भी, और हमारी पार्टी को भी। चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया जफर भाई, कम से कम मैं ये आपको आपकी बेबाकी के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब जरा आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस इंडिविजुअल तौर पर तो अभी हम नहीं देख पा रहे, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तमिलनाडु में। ऐसा क्यों हुआ कि आप चाहकर भी एडीएमके को अपनी ग्राउंड पर नहीं ला पाए? सीए का विरोध करती रही एडीएमके, आप सीए के साथ खड़े रहे, आपने वहां पर गौ हत्या पर रोक लगाने की बात मैनिफेस्टो में कही, वो वहां पर आपकी सहयोगी पार्टी विरोध करती रही। क्या आप दोनों का तालमेल ठीक नहीं बैठा इस बार? नहीं, ऐसा देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एआईडीएमके और डीएमके के देखिए अभी आपके इसमें जो दिखा रहा है वो 40 सीटों का कुछ अंतर दिखा रहा है जी, लेकिन आप वहां पर देखिए कि हर बार एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, लेकिन 10 साल से वहां एआईडीएमके थे, एंटी इनकम्बेंसी भी थी हमारे खिलाफ, एआईडीएम के खिलाफ, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अभी जिस तरह से दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं काफी दिन तमिलनाडु में रहा इलेक्शन के समय, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, 3 सीट पर आपकी लीड। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी आंकड़ा मैं नहीं दे पा रहा था, वो आंकड़ा अभी आ गया है, 3 सीट पर आपकी लीड है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हमने इस बार जो है वहां पर एक इम्पैक्ट बनाने की कोशिश, हम 0 थे, इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है। यकीन मानिए कि इस बार हम 7 सीटों तक हम जा सकते हैं। बेस्ट केस होगा तो हम 12 सीटों पे जाएंगे, वर्स्ट केस होगा तो हम 3-4 सीटों पर आएंगे, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि हम 7 सीटों तक हम वहां पर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा मुझे, चूंकि मैं बहुत दिनों तक रहा हूं इसके अंदर, लेकिन हमने इस बार इलेक्शन जो है एक इम्पैक्ट वहां पर बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुलता था, वहां पर होगा। और अगली बार जिस तरह से 3 से हम जो है ट्रिपल डिजिट पे जा सकते हैं वेस्ट बंगाल में, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं उसी तरह से आगे जो है हम तमिलनाडु में, जैसे पुडुचेरी में आप देखिए हमारी कितनी बड़ी संख्या में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अगला जो है हमारा टारगेट है केरला और जो है वो तमिलनाडु है। ईस्ट में हम जीतेंगे और साउथ में भी जीत रहे हैं, लेकिन साउथ में कर्नाटका जीते, पुडुचेरी, अगला तमिलनाडु और केरला ही हमारा है। जफर साहब और शाकिर अली जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंगाल का आंकड़ा अब भी ये बता रहा है कि नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।